हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है वायुमंडल। वायुमंडल से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे ले चलने में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विभिन्न वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं। जो वायुमंडल है ये विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इसमें से मनुष्य और जंतु के जीवन के लिए आवश्यक गैस भी हैं, जैसे ऑक्सीजन, तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन, पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान है। वायुमंडल के जो संगठन है इसमें कई गैस का योगदान है, जिनमें 99% भाग का केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो 99% में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। शेष लगभग 1% भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन तथा जेनान, ये सभी गैस सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वायुमंडल की अस्थायी गैस से उनका द्रव्यमान प्रतिशत। तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2 होता है। और द्रव्यमान इसका प्रतिशत कितना है? 78.08। ऑक्सीजन को O2 से सूत्र है 20.95% है। आर्गन AR से लिखा जाता है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से 0.036 से। नियान को Ne से 0.002। क्रिप्टॉन को Kr से 0.001। हीलियम को He से 0.0005। हाइड्रोजन को H2 से 0.4 टाइम्स 0 और 5। जेनान से को Xe से 0.4 टाइम्स 0 और 9। तो देखते हैं कि वायुमंडल में भारी गैस निचले भाग पर तथा हल्की गैस ऊपरी भाग पर पाई जाती है। तो जो वायुमंडल में भारी गैस है जिसका वेट ज़्यादा रहेगा वो जाहिर सी बात है नीचे रहेगा, और जो हल्का रहेगा ऊपर उड़ता रहेगा। तो भारी गैस निचले भाग पर और हल्की गैस ऊपरी भाग पर। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक तथा ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से कितने ऊपर तक पाई जाती है? 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक। तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक। बाकी ओजोन गैस को छोड़कर जो अन्य गैसें हैं ये सब गैसें 125 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी पाई जाती है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। तो वायुमंडल क्या है? अलग अलग घनत्व है, अलग अलग घनत्व तथा तापमान है। इन सभी विभिन्न परतों से बना है वायुमंडल। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित इस क्रम पर हुआ है। तापक्रम कहाँ पर कितना है, वायुदाब कहाँ पर कितना है, इसके आधार पर वायुमंडल की परतें हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी परतें हैं। ये है वायुमंडल की स्थिरीकरण। तो 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है, जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। 40 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई को मध्य मंडल या मीसोस्फियर कहा जाता है।
60 से 80 के बीच में मेसोपॉस होता है और 60 से लेकर के 100 किलोमीटर देखा जाए, 60 से 80 लेकर मेसोपॉस होता है, 80 से 100 तक थर्मोस्फीयर या तापमंडल होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? जो 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक क्षोभमंडल होता है, इसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक समतापमंडल होता है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। 20 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर तक मध्यमंडल होता है, जिसको मेसोस्फीयर कहा जाता है। मेसोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का मेसोपॉस कहा जाता है। 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक तापमंडल थर्मोस्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ ट्रोपोपॉस पहले होता है 20 किलोमीटर से लेकर के, 20 किलोमीटर से शुरू होगा और जाएगा कितना, 60 किलोमीटर, इसको स्ट्रेटोपॉस कहा जाता है। फिर 60 से 80 को मेसोपॉस कहा जाता है, मध्य सीमा 80 से लेकर के ये 100 तक रहता है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल के बारे में पहले पढ़ेंगे, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। तो वायुमंडल का ये सबसे निचली परत है, जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं, जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश सम्मिलित होता है। तो क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में ही मौसम की घटनाएं होती हैं, जैसे बादल दिखेगा, ओला पड़ेगा, कोहरा पड़ेगा, तुषार, मेघ गर्जन होगा, आंधी तूफान, बिजली का चमकना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं, उसकी पर 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। जैसे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाएगा। फिर और ऊपर जाएंगे तो फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कमी आएगी। तापमान की गिरावट, इस दर को तापमान का सामान्य पतन दर कहते हैं। तो उसका पतन हो रहा है जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान का, तो इसलिए इसे सामान्य पतन दर कहा जाता है। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। गर्मी के समय में ये 20 किलोमीटर नॉर्मली होता है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, तो ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई और हो जाती है, जबकि शीत काल में इसकी ऊंचाई घट जाती है। क्षोभ मंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल में क्या है, आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति के कारण, जो आर्द्रता ग्राही नाभिक है ये उपस्थित होते हैं क्षोभ मंडल में, इनके कारण बादल का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है, जबकि विषुवत रेखा पर अधिक होती है। जैसे ध्रुव पर जाएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होगी, लेकिन विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर रहेंगे तो वहाँ से क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा रहती है। नासा के अनुसार क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर ही है। वहीं इसकी औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 12 किलोमीटर मानी जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉस कहते हैं। क्षोभ मंडल का जो जैसे कि 20 यहाँ से 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, तो जो इसका ऊपरी वाला पोर्शन है इसी को ट्रोपोपॉस कहते हैं। लियोन फिलिप टीजरेंट की डी बोर्ड, लियोन फिलिप टीजरेंट डी बोर्ड ने वायुमंडल को परतों में बांटा है। लियोन फिलिप टीजरेंट डी बोर्ड ने वायुमंडल को परतों में बांटा है। उनकी निचली परत को ट्रोपोस्फीयर एवं ऊपरी परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। लियोन फिलिप टीजरेंट ने क्या कहा है, वायुमंडल को परतों में बांटा है। नीचे वाले को ट्रोपोस्फीयर कहा है, ऊपर वाले को स्ट्रेटोस्फीयर कहा है। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, इसके ऊपर को स्ट्रेटोस्फीयर कहा है। स्ट्रेटोस्फीयर कहा है, जिसको समताप मंडल कहा जाता है। अगला है
अब चलिए समतापमंडल को पढ़ते हैं, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। पहली क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर है, दूसरी समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर तापमंडल, समतापमंडल ये दूसरी परत है। यह परत क्षोभ मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। तो ये जो बीच वाली है ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर है। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। माना कि ये 20 किलोमीटर तक है, तो ये 50 किलोमीटर है 20 से लेकर के। समताप मंडल बहुत ही शुष्क है तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प की बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, शुष्क है इसलिए कि जलवाष्प ही नहीं है, वायु में जलवाष्प ही नहीं है तो शुष्क तो रहेगा ही। इसलिए इस मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। तो जब वो शुष्क क्षेत्र है, वहाँ वायुमंडल में आर्द्रता ही नहीं है, तो वहाँ पर मौसम की घटनाएं होगी ही नहीं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए निचली समताप मंडल को उड़ान भरने हेतु आदर्श मानते हैं। तो वहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, तो जो जेट विमान है उसको ले जाया जाएगा, वहाँ से उड़ाया जाएगा, तो उसके लिए सही रहेगा, इसलिए कि मौसमी घटनाएं नहीं हो रही है, जिससे वहाँ पर बिजली कड़कना, बारिश होना, हवाओं का तेज चलना, ये सब नहीं हो रहा है। तो जो जेट विमान को वो हानि भी नहीं पहुँचाएगा, आराम से आसानी से चला जाएगा। इसलिए निचली समताप मंडल में उड़ान भरती हैं हवाई जहाज़ें। ओजोन परत या ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो जो ओजोन लेयर है ये समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 55 किलोमीटर है। तो ओजोन लेयर 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 55 किलोमीटर, 15 से 35, परंतु ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। कितना है, 15 से 35 किलोमीटर तक ही ओजोन लेयर है। लेकिन जो समतापमंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, वो 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। समतापमंडल के निचली सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। जो समतापमंडल का निचला वाला पोर्शन है, कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ता है। इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या नैक्रियस क्लाउड कहते हैं। इन बादलों को क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या नैक्रियस क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है इसको स्ट्रेटोपॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोपॉस। जैसे क्षोभ मंडल में स्ट्रेटोपॉस कहा जाता है, वैसे समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉस कहा जाता है। तो इसको समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपरी भाग को स्ट्रेटोपास कहा जाता है। जैसे क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, उसके ऊपरी भाग को ट्रोपोपास कहा जाता है, वैसे ये भी है। तो वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं हम। वायुमंडल की संरचना देखते हैं। जैसे ये 8 किलोमीटर से लेकर के ये 50 किलोमीटर तक की दूरी में क्या है, देखो 8 किलोमीटर से शुरू होता है और 15 किलोमीटर तक जाता है क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। तो ऊंचाई के साथ इसका क्या होता है, तापमान घटता है। क्षोभ मंडल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटेगा। तो इसको इसी में क्या है, उसकी आगे समताप मंडल है और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होता है, ओजोन मंडल होता है। ये 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो इसमें जैसे ऊंचाई के साथ साथ जाएंगे तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है। फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, मध्य मंडल मिलेगा। उल्काएं यहाँ भी मिलती हैं और सप्ताह मंडल में भी उल्काएं मिलती हैं। यहाँ
ऊंचाई के साथ साथ यहाँ भी तापमान क्या होता है, घटता है। यहाँ भाई तापमान घटता है। क्षोभ मंडल से समताप मंडल की क्षोभ मंडल से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटता है, लेकिन 15 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होता है, यहीं पर ओजोन लेयर होता है, यहाँ भी उल्काएं होती हैं। तो क्या होता है, तापमान यहाँ बढ़ता है, यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। और फिर 50 से 80 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये मध्य मंडल है, यहाँ भी उल्का पिंड होता है, यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। इसके बाद जाएंगे 80 किलोमीटर 640 किलोमीटर तक, तो आयन मंडल होता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, यहाँ से रेडियो तरंग को यहाँ से परावर्तित करता है और ये आता है सीधा क्षोभ मंडल में परावर्तित होकर के। तो यहाँ भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है यहाँ पर। और 640 किलोमीटर के बाहर क्या होता है, बाह्य मंडल होता है। यहाँ पर क्या होता है, तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। तो याद रखना है 8 से लेकर के 15 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। यहाँ पर ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। उसके आगे 15 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल होता है, यहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है, यहाँ भी उल्काएं पिंड पाई जाती हैं। यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, इसका उल्टा, यहाँ घटता है तो यहाँ बढ़ता है। फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पर जाएंगे तो मध्य मंडल मिलेगा, यहाँ पर फिर तापमान घटने लगेगा, घटता है, यहाँ भी उल्काएं पाई जाती हैं। फिर 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल होता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, यहाँ भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, यहाँ भी तापमान एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये याद रखना। उसके बाद बाह्य मंडल है, जिसको बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो जाता है बाह्य मंडल में। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, तीसरा मध्य मंडल पढ़ेंगे हम लोग। क्षोभ मंडल पढ़ चुके, समताप मंडल, ओजोन लेयर पढ़ चुके। तीसरा है मध्य मंडल। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। इस मंडल में नाक्टिलूसेंट बादलों अथवा निशादीप्त बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। ध्रुवों के ऊपर इन बादलों का दर्शन होता है गर्मियों में। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होते हैं। तो जो उल्का धूल है एवं संघनीय प्रक्रिया द्वारा ये ऊपर लाई गई जो आर्द्रता है वही क्या है, बादल है। इस बादल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आता है। ऊंचाई के साथ साथ क्या आता है, तापमान गिरावट आता है। मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो मध्य मंडल का ऊपरी वाला भाग है वहाँ पर तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए कि यहाँ पर जब सब तापमंडल से मध्य मंडल की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है, तो -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, मेसोपॉस कहा जाता है। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है। जैसे यहाँ तक मध्य मंडल है, मेसोस्फीयर है, इसका जो ऊपरी वाला पोर्शन है इसको मेसोपॉस कहा जाता है। तो मेसोपॉस, जैसे एक तरीके से याद रखें कि क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, उसके ऊपरी भाग को स्ट्रेटोपॉस कहा जाता है। पॉस मतलब रोकना ना, जैसे कहते हैं पॉस कर दो, रोक दो, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मध्य ऊपरी भाग से क्षोभ मंडल रुक गया, ऐसे याद कर रहे हैं रिलेट करने के लिए, तो ट्रोपोपॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर, इसके ऊपरी भाग को स्ट्रेटोपॉस कहा जाता है। इसके ऊपरी पर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपरी भाग को मेसोपॉस कहा जाता है। तो ऐसे याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है तापमंडल। तापमंडल मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहा जाता है। तो जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल मानते ये मध्य मंडल है, तो मध्य मंडल के ऊपरी भाग पर वायुमंडल है, तो उसी वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहा जाता है। वायुमंडल है तो जाहिर सी बात से वहाँ पर ताप होगा,
इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तीव्र गति से तापमान बढ़ता जाएगा। तापमान को क्या कहते हैं? थर्मोस्फीयर। विभिन्न विशिष्टताओं के कारण के आधार पर इस मंडल को दो उपमंडलों में विभाजित किया जाता है, एक आयन मंडल और दूसरा बहिर्मंडल। तो आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर। तापमंडल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है आयन मंडल और एक है बहिर्मंडल। तो आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर। तो आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। तो आयन मंडल में ही रेडियो तरंगें पाई जाती हैं जो भूपृष्ठ पर इसको परिवर्तित करती हैं और बेतार संचार को संभव बनाती हैं। इस मंडल का विस्तार लगभग 80 से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। हम लोग देखे थे कि समताप जो है, समताप क्षोभ मंडल कहाँ पर है? क्षोभ मंडल 15 किलोमीटर तक है। समताप मंडल कितना किलोमीटर है? समताप कितना किलोमीटर पर है? एक सेकंड देखते हैं। समताप कितना किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर पर है। मध्य मंडल कितना है? 50 से 80 किलोमीटर पर है। मध्य मंडल मध्यताप 50 से 80 किलोमीटर तक है। तो इसका कितना क्षेत्र हो जाएगा? 80 से 640 किलोमीटर तक हो जाएगा। 80 से 640 किलोमीटर तक हो जाएगा। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे कई परतें का निर्धारण होगा। जैसे डी परत। डी परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। जो डी परत है ये नई न्यून मतलब छोटी आवृत्ति वाली एक रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। और जो ई तरंग है, ई परत है, केनली हेविसाइड परत भी इसे कहा जाता है। यह उच्च आकृति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजती है। इसी प्रकार एफ तरंग तथा जी तरंग भी आयन मंडल की परतें हैं। एफ परत को एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसमें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की होने वाली घटनाएं हैं। तो कितनी तरह की परत पाई जाती हैं इसके ऊपरी में? डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। तो 4 परत होती हैं। डी सबसे न्यून आवृत्ति वाली है। ई जो है, ई परत केनली हेवी साइड परत कहा जाता है। ये उच्च आवृत्ति वाली है, रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। एफ और जी परत आयन मंडल की परतें हैं। एफ को एप्लीटन भी कहा जाता है। तो इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि इसमें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश होता है, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश होने वाली घटनाएं हैं। अगला है बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर के बाहर पर क्या होता है? बहिर्मंडल होता है, एक्सोस्फीयर होता है। आयन मंडल के ऊपरी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जिसे बाह्यमंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है। इस मंडल की कोई सीमा नहीं है। संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा के लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा के लगभग में बात किया जाए तो 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, दूरी पर है। वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार किया जाता है। तो 640 किलोमीटर के बाहर कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर होता है। अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? बहिर्मंडल। यहीं पर संचार उपग्रह को अवस्थित किया गया है। तो याद रखना है कि जो हमारा तापमंडल है, तापमंडल में थर्मोस्फीयर मध्य मंडल में है। मध्य मंडल के दो भाग है, तापमंडल और बहिर्मंडल। मध्य मंडल के दो भाग है, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो पृथ्वी से नज़दीक हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है 99%।
इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो भारी गैसें वायुमंडलीय के निचले भाग में होती है और हल्की गैसें ऊपरी भाग में होती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। हाइड्रोजन लगभग 125 किलोमीटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। ओजोन कर छोड़कर अन्य गैसें इसके ऊपर पाई जाती हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का 78.08% है। कौन सी एक वायुमंडलीय अस्थायी गैस है? तो नाइट्रोजन है। ये कितना है? 78% इसका ही योगदान है। तो ये वायुमंडलीय गैस अस्थायी उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है। तो जो नाइट्रोजन है 78% इसका योगदान है। ये दिन पर दिन बदलता नहीं है। इन गैसों में नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एवं आर्गन को रखा गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं और आर्गन। वायुमंडल में 3 गैसों को छोड़कर शेष सभी गैसों की प्रतिशत अत्यंत न्यून होती है और कुछ गैसों की परिस्थिति के अनुसार उनका प्रतिशत भी बदलता रहता है, तो उनको अस्थायी श्रेणी में रखा गया है। तो अस्थायी कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही अनुक्रम बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले क्षोभ मंडल है 15 किलोमीटर तक, उस 15 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। समताप के मंडल में ही ओजोन लेयर है या ओजोन मंडल है। इसके ऊपर जाएंगे तो हमको मध्य मंडल मिलता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर जाने पर हमको आयन मंडल मिलता है, आयनोस्फीयर। उसके बाद क्या मिलता है? हमको बाह्य मंडल मिलता है, बाह्य मंडल मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, बहिर्मंडल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल 15 किलोमीटर तक, समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल हमको मिल रहा है 15 से 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल हमको कहाँ मिल रहा है? 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर है। बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर है, 640 किलोमीटर के ऊपर है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो ये ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई। सभी मौसमी घटनाएं, वर्षा का होना, कोहरा पड़ना, ओलावृष्टि होना, बिजली का कड़कना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल की 4 परतें हैं। कौन कौन सा 4 परतें हैं? क्रम से लगाना है। वायुमंडल की 4 परतें हैं। कौन कौन सा है? तो ये आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये चारों वायुमंडल की परतें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखो क्रम से लगाया जाएगा तो पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद क्या हो जाएगा? समताप मंडल, उसके बाद हो जाएगा मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लेकिन वायुमंडल की चारों परतें हैं जिसको ये क्रम से दे दिया गया है, ए ऑप्शन दे दिया गया है। अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडल में होती हैं वो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समताप मंडल की जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल को, क्योंकि इस परत में बादल या मौसमी घटनाएं, बारिश होना, बिजली का कड़कना नहीं होता है, जिससे जेट विमान को हानि नहीं पहुंचेगी, आसानी से उड़ान भर लेगा। इसलिए ये जो है आदर्श माना जाता है समताप मंडल। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो ओजोन लेयर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचली भाग में होता है। 15 से 35 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर के 15 से 35 किलोमीटर तक में ओजोन लेयर पाया जाता है। वैसे तो समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ही होता है। ओजोन लेयर अधिकतर 55 किलोमीटर तक भी पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सूरज से निकलने विनाशकाली रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन जीवन सुरक्षा करता है? तो जो ओजोन लेयर है वही सूरज से जो रेडियो परावैंगनिक किरणें निकलती है उसको रोक लेता है, वहीं पर पृथ्वी पर आने नहीं देता है। कौन? ओजोन लेयर। तो परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से ये बचाता है। 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये समताप मंडल पर मिलता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है। ओजोन लेयर क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है। इसका रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। तो परावैंगनिक किरण को ये रोक लेता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। समताप मंडल में ओजोन लेयर परत का कार्य क्या है? ये पृथ्वी पर परावैंगनिक किरण को नहीं आने देती है, सूर्य के परावैंगनिक किरण को। तो भूतल पर परावैंगनिक विकिरण पाथ को ये थामता है। ओजोन परत बताती है क्या? पृथ्वी की सतह पर 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। क्या है? समताप मंडल पर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी पर ये पाई जाती है। देखो 8 से लेकर के 15 किलोमीटर क्षोभ मंडल है, लेकिन 15 से लगभग 50 या 55 किलोमीटर के दूरी पर समताप मंडल है। तो समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? तो जो आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर होता है, वहाँ पर रेडियो तरंगों का विक्षेपण होता है। आयनोस्फीयर में रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयनोस्फीयर में होता है। इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस तरीके से हैं, जैसे ब्रह्मांड की किरणें का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश, दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश का दर्शन। आयन मंडल आयनोस्फीयर से होता है, इसलिए रेडियो तरंग का विक्षेपण यहीं से किया जाता है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल आयनोस्फीयर है, उत्तरी ध्रुव के प्रकाश के लिए भी और दक्षिणी ध्रुव के प्रकाश के लिए भी। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो बेतार संचार भी यहीं से होता है, आयनोस्फीयर आयन मंडल से ही होता है। विषुवत आवेशित कण होते हैं। आयन मंडल क्या होते हैं? विद्युत आवेशित कण होते हैं, इसलिए बेतार संचार पृथ्वी की सतह को यहीं से परिवर्तित किया जाता है, जिसे आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भू पृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को ये संभव बनाते हैं। बेतार संचार को आयन मंडल संभव बनाते हैं, आयनोस्फीयर। वायुमंडल में कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग की जाती है? आयनोस्फीयर आयन मंडल। दूर संचार प्रणाली के लिए संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर होता है? तो संचार उपग्रह बोले तो सैटेलाइट, इसके लिए हमको बहिर्मंडल में 640 किलोमीटर के बाहर करते हैं। तो संचार का उपग्रह भूस्थैतिक कक्ष में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कौन? संचार उपग्रह मतलब तो बहिर्मंडल के बाहर किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तर में लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल होता है, अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल हो जाएगी, यहीं से संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, सही है। समताप मंडल में ओजोन परत, सही है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें, सही है। पृथ्वी की सतह पर और परावर्तित रेडियो तरंगें आयन मंडल में है। बहिर्मंडल में सैटेलाइट को रखा गया है 640 किलोमीटर के बाहर। मध्य मंडल में ध्रुव ज्योतीय है क्या? तो मध्य मंडल मीसोस्फीयर में ध्रुव ज्योति नहीं है, आयन मंडल में आयनोस्फीयर में है। तो चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। बाकी के 3 सही हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1, 2, 3। देखो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं ओजोन परत पर समताप मंडल में विस्तारित है, जबकि आयन मंडल से ही पृथ्वी की सतह की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ध्रुव ज्योति का संबंध भी आयन मंडल से ही है। जो आयन मंडल है यहाँ पर पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें हैं,
आयन मंडल में, और जो आयन मंडल से ही हमको ध्रुवीय ज्योति, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का ज्योति प्रकाश होता है, आयन मंडल से ही होता है, मध्य मंडल से नहीं होता है, मध्य मंडल से नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि चौथा वाला गलत है। चौथे वाले में क्या होगा? जो बताया गया है कि ध्रुव ज्योति ये मध्य मंडल में ना होकर के आयन मंडल में ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।